हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेस का थर्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। पहले दो यूनिट मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, न्यूट्रिशन का और रेस्पिरेशन का। ये हमारा तीसरा यूनिट है सर्कुलेशन का। सर्कुलेशन जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है। तो दोनों टॉपिक को हम लोग पूरा डीपली कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। पहला हमारा टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। In nutrition and respiration, we have discussed how complex food material is broken down into simple food materials, and these simple nutrients are used for energy production in the cell. हमने न्यूट्रिशन और एस्पिरेशन में ये पढ़ा था और समझा था कि न्यूट्रिशन होता है क्या। इंजेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से फूड को इनटेक करते हैं। फिर डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ सेवरल एंजाइम्स। उसके बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी सिंपल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के हर एक सेल तक। ठीक है, तो हमने न्यूट्रिशन में ये पढ़ा था और रेस्पिरेशन में हम ये पढ़े थे कि जो सिंपल न्यूट्रिएंट सेल के पास जाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के बाद वो CO2 गैस और वाटर रिलीज करते हैं, साथ में एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। हम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में ये दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे बॉडी के सेल के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं, किसके हेल्प के द्वारा। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ दिस सिंपल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे बॉडी के एवरी सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन में, एक सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम ब्लड कहते हैं। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करें हम तो। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड, जैसे कि हमने पहले बोल दिया गया था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है विच कैरी ऑक्सीजन, सिंपल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड टू द सेल फ्रॉम द हार्ट एंड कलेक्ट्स वेस्टेज जैसे CO2 हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया फ्रॉम सेल टू द हार्ट। बेसिकली इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स आवर बॉडी नीड्स। कह रहे हैं कि ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और इन सबको बॉडी के सेल के एवरी पार्ट तक पहुंचाता है। ठीक है, और वहां से जो वेस्टेज बनते हैं CO2 उनको कलेक्ट करके उसको हार्ट में लेकर आता है, हार्ट उसको फिर लंग्स में भेजता है, वहां पे डिफ्यूजन होता है गैसेस का। और इस तरह जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू हम CO2 गैस को सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं। इसी बात को ये कह रहा है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, गैसेस में CO2 होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज मिलकर एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड का निर्माण करते हैं जिसको हम ब्लड कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? ब्लड। देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4। पहला कंपोनेंट प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट RBC और तीसरा कंपोनेंट WBC और चौथा कंपोनेंट प्लेटलेट्स। पहले चारों कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। कह रहा है कि जो प्लाज्मा है स्ट्रो कलर का होता है। स्ट्रो कलर यानी ना मतलब थोड़े पीले टाइप के होते हैं, पीले लिक्विड टाइप के होते हैं। ठीक है, ये ब्लड का 55% पार्ट कंस्टिट्यूट करके रखता है। ठीक है, और प्लाज्मा में 90 से 92%, यहाँ पे लिख लीजिए 90 से 92% पानी भरा है, वाटर।
रेस्ट जो बचे 8% कंसिस्ट ऑफ सम इसेंशियल्स आयन, इंपॉर्टेंट आयंस को कैरी करके हैं, कुछ मिनरल्स को एंड कुछ प्रोटीन्स को। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछते हैं कि प्लाज्मा के कितने पार्ट्स में कितने परसेंट अमाउंट में वाटर होता है, तो आपको बोलना है कि 90 से लेके 92% अमाउंट में। दूसरा कह रहा है कि बचे 8% में क्या होता है, तो बचे 8% में सम इसेंशियल्स आयंस है, मिनरल्स है और कुछ प्रोटीन्स हैं। ठीक है, there are three types of protein in plasma। प्लाज्मा में 3 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिए हमने ऊपर क्या बोला था कि इसमें प्रोटीन भी होता है, इसेंशियल्स आयन भी होता है, मिनरल्स भी होता है। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन होता है, एक होता है फिब्रिनोजेंस प्रोटीन, एक होता है ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन और एक होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, तो फिब्रिनोजेंस प्रोटीन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारा प्लाज्मा भी हेल्प करता है, प्लाज्मा का प्रोटीन, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का, वो हम अभी थोड़ी देर में 1-2 स्लाइड के बाद पढ़ने वाले हैं, तो घबराइएगा मत, अच्छे से पढ़ेंगे। ग्लोब्यूलिन्स हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, डिफेंसिव फंक्शन को करने में मदद करता है, जर्म्स माइक्रोब्स जो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है उनसे फाइट करता है। ठीक है, और एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है, जिसको हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जैसे आयंस को बैलेंस करना, आयनिक बैलेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये तीनों प्रोटीन का फंक्शन याद हो जाएगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। फिब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग में, ग्लोब्यूलिन्स डिफेंसिव फंक्शन को क्या करता है यानी जर्म्स माइक्रोब से फाइट करता है, एल्ब्यूमिन आयंस को बैलेंस करता है यानी हर एक बॉडी में जितने भी आयंस है उनके कंस्टिट्यूएंट को बैलेंस करके रखता है, ओस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को हेल्प करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, वीवीआई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड, जैसे मैंने बोला ये ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल, जो क्या करता है इसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। आरबीसी कंसिस्ट्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब सेल के पास जाता है तो सेल के पास ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो वहां पे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और वहां पे सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है। ये क्लास 11th में भी पढ़ना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रख लेना। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होते हैं ना, वो एक आयरन क्या करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। एक आयरन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। ठीक है, इसीलिए जो ह्यूमन का आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं भाई, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, यू न्यूक्लिएटेड, याद रख लेना। क्यों, क्योंकि आरबीसी का जितना सरफेस है भाई, वो तो ऑक्सीजन को ही कैरी करने में अपना सरफेस गवा बैठता है। जो भी उसके पास सरफेस एरिया है उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही बाइंड हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, वो
न्यूक्लियस नहीं रख सकेगा, इसीलिए जो ह्यूमन आरबीसी होते हैं, जो एनिमल्स के आरबीसी होते हैं, वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है। इन ए हेल्दी ह्यूमन 14 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml ब्लड, जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं उनके 100 ml ब्लड में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। एक हेल्दी वुमेन के लिए उनके 100 ग्राम अगर ब्लड को हम लोग देखेंगे ब्लड टेस्ट के लिए, तो अगर उसमें 14 ग्राम हीमोग्लोबिन रहेगा तो यानी वो उस ह्यूमन में हीमोग्लोबिन ना कम है ना ज्यादा है, बैलेंस है। ठीक है। ब्लड इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ब्लड लाल क्यों है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। आरबीसी का जो नंबर है ये याद रख लीजिएगा, VVI है, ये पर मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी का संख्या है 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन इसी के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है WBC। WBC आरबीसी का छोटा भाई है, और ये क्या करता है, फाइट करता है। ये जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करता है, यानी ये सेनापति है हमारे बॉडी का ना, सेनापति है, फाइटर्स, जिसको हम फाइटर्स भी कह सकते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नॉन एज WBC, और इसी WBC को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा गया है। एज दे आर कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर रिलेटिवली फीवर इन नंबर, बहुत कम नंबर में होते हैं, लगभग 5,000 से 10,000, 5,000 से 10,000, यहाँ पे 1,000 आपको दिख रहा होगा लेकिन इसको सही कर लीजिएगा, 10,000, 5,000 से 10,000 होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है। अब WBC आरबीसी का छोटा भाई है, आरबीसी का कोई बेटा नहीं है, लेकिन इसके कितने बेटे हैं, 5 बेटे हो गए। इसके कितने बेटे हो गए, 5 बेटे हो गए। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो जो ये मोनोसाइट्स और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये ए ग्रेन्युल्यूट होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है। और ये जो तीनों होते हैं ये ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये आगे आपको पता चलेगा 11th क्लास में। होपफुली बस आप इतना याद रख लेंगे ना, वो भी बहुत है। 9th 10th के बच्चों को इतना भी पता नहीं है, अगर उनसे पूछ लिया जाएगा कि WBC का कंपोनेंट्स बताओ तो उनको नहीं आएगा। तो आप याद रख लीजिएगा, पहला न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज द फाइटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सेनापति माना जाता है इसको ह्यूमन बॉडी का, बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस। जो भी हमें बीमारी फैलाते हैं ना उसको हम एंटीजेंस कहते हैं, और इनके अगेंस्ट हमारा बॉडी ऑटोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर लेती है, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो वही कह रहा है कि ये एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स जो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, जैसे अभी मैंने बताया इम्यूनिटी में ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या काम करता है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को इंजरी हो गई, चोट लग गई, ब्लड खून का लगातार बह रहा है, ब्लड का फ्लोइंग रुक नहीं रहा है, तो ये प्लेटलेट्स जैसी इंजरी होती है ना, प्लेटलेट्स के जो सेल होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, जहां पे इंजरी हुई है वहां पे ब्लड के फ्लो को रोकते हैं। इसका मैकेनिज्म पढ़ना है 11th क्लास में, तो 10th क्लास के लिए वास्ट टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए वहां पे उसका जिक्र नहीं कर पाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को क्या पता नहीं समझ में। तो 11th क्लास में अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। बस इतना समझ ले कि इंजरी होता है तो प्लेटलेट्स के सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे जो फिब्रिन्स होता है उसको फिब्रिनोजेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और वो क्या करता है कि जब ब्लड के फ्लोइंग होता है उसको रोककर वहां पे जालीनुमा ब्राउन स्ट्रक्चर बना देता है, और धीरे धीरे जब
बॉडी का ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, तो इस इंजरी से बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स। 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स को ब्लड नॉर्मली कंटेन करके रखता है। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, मैंने अभी बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसमें ये सेवरल काइंड ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करता है इन द ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। ब्लड में ये सेवरल काइंड्स के सब्सटेंसेस को रिलीज करता है ड्यूरिंग इंजरी। इस मैकेनिज्म को आप कहाँ पढ़ेंगे? 11th क्लास में पढ़ेंगे। इतना याद रखिएगा कि ब्लड का क्लॉटिंग करने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। नंबर इसके 1.5 लाख टू 3.5 लाख। सेल फ्रेगमेंट्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेगा कैरियोट्स। मेगा कैरियोट्स बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होता है। आरबीसीबी कहाँ बनता है? आरबीसीबी हमारा बोन मैरो में बनता है। ठीक है, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, अब आगे बढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। इट इज द पाथवे दैट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। There are 3 types of blood vessels in human. ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? एक रास्ता प्रोवाइड कराते हैं यार ब्लड के फ्लो के लिए, ठीक है, उन्हीं को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो। जिसे सड़क का निर्माण किया जाता है व्हीकल के चलने के लिए, वैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज फैले हुए हैं ताकि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंच सके। अगर ये नहीं रहेंगे तो ब्लड भाई पहुंचेगा ही नहीं, तो ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इट इज द पाथवे दैट हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमंस। 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं ह्यूमंस में। पहला हमारा आर्टरीज होता है, दूसरा हमारा वेन्स होता है, और तीसरा हमारा ब्लड कैपिलरीज होता है। ठीक है, आर्टरी इज द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। याद रखना, कोई भी आर्टरी अगर लास्ट में आ रहा है, कोई भी ब्लड वेसल्स के नाम में लास्ट में आर्टरीज आ रहा है, तो आर्टरीज एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जो हमेशा ब्लड को हार्ट से यानी दिल से दूर लेके जाएगा। भाई देख लो, ये ब्लड को हमेशा दिल से दूर लेके जाएगा, यानी हार्ट से दूर लेके जाएगा। हार्ट के पास लेके नहीं आएगा, उससे दूर लेके जाएगा। ठीक है, इट इज अ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितने भी हमारे बॉडी में आर्टरीज पाए जाते हैं उसमें से अधिकांश आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहां पे लेके जाता है? लंग्स में। याद रखना, आर्टरीज हमेशा जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके ही जाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा कि जो लंग्स में ब्लड लेकर जाएगा, कहां से? हार्ट से। तो लंग्स में कौन सा ब्लड जाएगा? लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं जिसमें CO2 का लेवल हाई हो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी इसमें CO2 गैस और नाइट्रोजिनस वेस्टेज है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप लोग डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिंपल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन CO2 के मुताबिक बहुत ज्यादा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 गैस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इट हैज ए थिक वॉल एंड हाई ब्लड प्रेशर इनसाइड इट। इसके अंदर देखो, इसका जो वॉल होता है ना, ये बहुत थिक होता है और इसीलिए इसके अंदर थिक वॉल्व होता है, तो इसका जो एरिया है ब्लड के फ्लो करने के लिए नैरो पतला हो जाता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर इसमें क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, द आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी की अगर बात किया जाए कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, तो आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। आयोटा एक लार्जेस्ट आर्टरी है दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि क्या करता है? ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेन्स। वेन्स क्या है? इट इज अ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी ब्लड को दिल से दूर लेके जाता था। वेन्स क्या होता है? ये ऐसा ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के पास लेकर आता है ब्लड को। मोस्ट ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, यानी जो भी वेस्टेज होते हैं ब्लड में CO2 के जैसे, उनको हार्ट में कलेक्ट लेकर आते हैं। हार्ट के राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में फिल होता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी उनको लंग्स में लेके जाता है। अभी हम ये पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन में। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इट हैज ए थिन वॉल। इसका जो वॉल होते हैं थिन होता है। मीडियम ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर कम भी तो हानिकारक है हमारे लिए, तो इसलिए जो इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो मीडियम होता है। ठीक है। द वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन। वेना कैवा सबसे लार्जेस्ट वेन है। वेना कैवा भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना कैवा, एक होता है इन्फीरियर वेना कैवा। तो जो ब्रेन से ब्लड को कलेक्ट करके आता है उसको ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर वेना कैवा कहेंगे, और जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड कलेक्ट लेके आता है तो नीचे की तरफ लगा रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर वेना कैवा। अभी हार्ट के डायग्राम में हम पढ़ेंगे। द वॉल ऑफ vein consists a small valve which protect from backflow of the blood। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? आर्टरी है। तो आर्टरी में यहाँ ना या छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं? वॉल्व लगे रहते हैं। ठीक है। तो क्या जैसे यहाँ ऐसे ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो पीछे की तरफ ब्लड फ्लो ना करे, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी को रोकने के लिए आर्टरी के जो वॉल होता है उस पे छोटे छोटे स्मॉल बाल्ब लगे रहते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोके। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड कैपिलरीज है। इट इज द ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द आर्टरी टू द वेन एट द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द कैपिलरीज एंड द सेल। इट हैज very thin small gaps on the wall that helps in nutrients transport and gaseous exchange। कह रहा है ब्लड कैपिलरीज क्या है? इट इज द ब्लड वेसल्स। ये एक टाइप का ब्लड वेसल्स है जो कि जैसे ये इधर वेना कैवा है से कनेक्ट हुए वेन है और यहाँ पे आर्टरी है। तो इन दोनों को ये क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, और इसमें छोटे छोटे स्मॉल गैप भी होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। It is the blood vessel that connect the artery to the vein at the site of gaseous exchange। gaseous exchange जहाँ पे CO2 सेल से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, gaseous exchange होता है between the capillaries and the cells। जो भी वहाँ पे blood capillaries होते हैं, ठीक है। और it has very thin small gaps on the वॉल डेट हेल्प इन न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड गैसेस एक्सचेंज। कह रहे जो इसके वॉल होते हैं उस पे छोटे छोटे स्मॉल गैप होते हैं और इसी गैप के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज, आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो तीनों हमने ब्लड वेसल्स के बारे में कैरी कर लिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। ब्लड के बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिम्फ। क्या होता है लिम्फ? मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये टिश्यू है, ये हमारे टिश्यू है। तो ये टिश्यू और सेल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू में क्या होता है? इसमें स्मॉल क्या होते हैं? गैप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल गैप्स होते हैं। और इन स्मॉल गैप में से क्या होते हैं? कुछ फ्लूइड जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रोटीन को छोड़ के, कुछ स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इस गैप में से टिश्यू से रिलीज आउट होके इसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। इसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। आप देख रहे होंगे डायग्राम में।
इसमें वाटर भी होता है, वाटर सॉल्युबल स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हमने पढ़ा था ना, ये देखिए आप ऊपर कहाँ गया, लिम्फोसाइट्स, ये हमने पढ़ा था ना लिम्फोसाइट्स। तो ब्लड डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट्स भी होते हैं लिम्फोसाइट्स। बेसिकली लिम्फ में हमारा व्हाइट ब्लड सेल भी पाया जाता है बच्चों, याद रखना कि लिम्फ में हमारा व्हाइट ब्लड सेल भी पाया जाता है। जब ये टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट होकर लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स, जिसमें लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, जो कि कई सारे लिम्फ वेसल्स को कनेक्ट करते हैं। जब ये टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फ वेसल्स में चल जाता है, तो इसी लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूइड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लिम्फ। तो एज द ब्लड पास, तो वही लिखा गया है, समझ में आया। ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं सेल के, इनसे टिश्यू फ्लूइड, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टिश्यू फ्लूइड, जैसे वाटर हो गया, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ आयंस भी हो गए, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स इस टिश्यू और सेल से रिलीज आउट होके इसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। और जब ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, तो उसी लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। बाद में ये लिम्फ वैन के थ्रू कनेक्ट होते हुए, ये वेना कैवा से होते हुए हार्ट में जाता है, और वहां से फिर ये लंग्स में जाके वहां पे इसका प्योरिफिकेशन हो जाता है। बेसिकली एक टाइप का ब्लड है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होता है, और ओनली इसमें क्या पाया जाता है, ओनली डब्ल्यूबीसी ही पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल ही पाए जाते हैं। तो एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जब ब्लड passes through the capillary in tissue, कैपिलरीज के द्वारा टिश्यू में पास होता है, some water along with many water soluble substance, कुछ पानी और उसमें soluble substances moves out into the space between the cells of tissue, टिश्यू के सेल्स के स्पेस के बीच का जो गैप होता है उससे रिलीज आउट हो जाते हैं, लिविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जैसे कह रहा है कि लार्जर प्रोटीन और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को छोड़कर, दिस फ्लूइड रिलीज इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और जो ये फ्लूइड रिलीज होता है फ्रॉम सेल और टिश्यू, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। एंड elaborate network of vessels called lymphatic system collects this fluid and drains it back to the major veins। और फिर क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो वेसल्स पाए जाते हैं, वो उस फ्लूइड को कनेक्ट करके फिर उसको वेंस के थ्रू वेंस में छोड़ देते हैं, वेंस में कनेक्ट कर देते हैं। तो द टिश्यू फ्लूइड फ्लो इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स आर इंक्लूडिंग इन द लिम्फेटिक सिस्टम। और इसमें जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि लिम्फ नोड्स भी पाया जाता है और लिम्फ वेसल्स भी पाया जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो। अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिल के बारे में। दिल की अपनी अपनी बातें होती है। कोई कहता है कि दिल प्यार करने में हेल्प करता है, कोई कहता है कि दिल में इमोशन होता है। तो भाई दिल में किसी प्रकार का प्यार, किसी प्रकार का इमोशन नहीं होता है। दिल का बस काम है ब्लड सर्कुलेशन में। ये सिर्फ क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ओनली ब्लड सर्कुलेशन। जो भी आपके दिल में फीलिंग जो जगती है ना, वो दिल से नहीं जगती है, वो दिमाग में हमारा लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। और एमाइक डाला एक प्रकार का ब्रेन का पार्ट है। ये और लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर ये प्यार इमोशन जगाते हैं, ना कि दिल कहता है कि हमें यूं ही बदनाम कर दिए हो सनम, हमारा काम तो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन में है। तो ठीक है, जैसे कि मान लो ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं।
तो पहले डायग्राम को समझते हैं। ये आयोटा होता है सबसे लार्जेस्ट आर्टरीज इन द ह्यूमन बॉडी, और लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये वैन से भी लार्ज होता है। तो ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है, क्या पंप करता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखिए, पहली बात इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलर के द्वारा डिफरेंशिएट किया गया है। जो ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एओर्टा क्या करता है, एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहे होंगे ये पल्मोनरी आर्टरीज है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, जितने भी यहाँ से देखिए पूरे बॉडी से जो वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा या इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू जो ब्लड आ रहे हैं इस हार्ट में, और ये आर्ट्रियम में पहले आ रहे हैं, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहे हैं। ये वेंट्रिकल में जो वाल्व लगे होते हैं राइट साइड है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड, नहीं लिखा है बाइकस्पिड वाल्व, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो ये दरवाजा होता है बेसिकली, जब आर्ट्रियम में जब ब्लड फुल हो जाता है तो ये वाल्व खुलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, जिसको ज्वाइंट डायस्टोल भी कहते हैं। 11th क्लास में पढ़िएगा, जब आर्टरीज और आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में जब ब्लड एक साथ भर रहे होते हैं उसी स्टेज को हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। तो आप देख लीजिए, वेंट्रिकल में ब्लड फुल हो जाएगा, जैसे वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होगा ये क्या हो जाएगा, ये वाल्व जो होगा बंद हो जाएगा, और जितने भी जो ब्लड आए वेंट्रिकल में फिल हुए थे वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, उधर से क्या करेगा, पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाएगा लंग्स से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आर्ट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल में फिल होंगे, और वेंट्रिकल में जैसे फिल होगा, जैसे वेंट्रिकल पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद होगा, और फिर इसको आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में पंप आउट करा दिया जाएगा। तो यही इसके फंक्शन है। ठीक है, वेना कैवा पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके रहता है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फिल होते हैं, जैसे वेंट्रिकल पूरी तरीके से फिल होता है ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट साइड लगे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं सारे कहाँ चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। फिर वहां से जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाता है, आर्ट्रियम में बढ़ता है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में बढ़ता है। वेंट्रिकल जब पूरी तरीके से फुल फिलअप हो जाता है तो फिर आयोटा क्या करता है, उस ब्लड को पूरे बॉडी के तक पहुंचाता है, पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। तो ये बताने में आपको लग रहा है कि कितना स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। आपको भी पता है कि जो हार्ट का साउंड है लबदब होता है, ना कि धक धक। लबदब होता है, लबदब लबदब लबदब, धक 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 नहीं होता है। तो 1 मिनट में ये 72 टाइम्स बीट करता है। तो हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार लबदब करता है, धड़कता नहीं है, लबदब करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो बात बताई गई है, सम इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया गया है, जैसे समझिए। The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। कह रहे जो हार्ट का सेपरेशन हुआ है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से बचाता है। सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और इस सेपरेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी में हाईली ऑक्सीजन एफिशिएंट प्रोवाइड होता है बॉडी के हर एक सेल तक।
अलाउ करता है उसको। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। ये एनिमल्स में वेरी वेरी यूजफुल है, क्योंकि उन लोगों को ना हाई एनर्जी की जरूरत होती है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपने जगह से हिलते नहीं है, यानी उनको फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं है, नेग्लिजिबल। लेकिन जो भी एनिमल्स में बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, भाई उनको तो फिजिकल एक्टिविटी करना है। तुम भाई स्कूल जाते हो, तुम सुबह में जिम जाते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, ये सारे फिजिकल एक्टिविटी है। जो बर्ड्स हो गए आसमान में आजाद परिंदे की तरह उड़ते हैं, तो उनमें भी उड़ने में भी तो एनर्जी की नीड होती है। तो इनको एनर्जी की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंस्टेंटली एनर्जी का यूज करते हैं। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। और जैसे कह रहा है कि इन एनिमल्स डेट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द पर्पज, और जो एनिमल्स इस पर्पज से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के बॉडी टेम्परेचर पे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्स के होते हैं? 3 चैम्बर के होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। जिससे वो क्या करते हैं, 3 चैम्बर्स के होने के कारण क्या होता है कि अपने ब्लड के मिक्सिंग होने से बचाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग होने से बचाते हैं। फिशेस वन ऑफ द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट। जो मछली होती है उसके पास सिर्फ 2 चैम्बर के दिल होते हैं। एंड द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स, और जो ब्लड होता है उसमें दिल पाया नहीं जाता, मछली में दिल पाया नहीं जाता है। जो ब्लड पंप्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू पंप्स होते हैं। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once to the rest of the body, and thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the body, and on the other hand is goes through the heart cycle in the other vertebrates. This is known as double circulation. देखिए क्या कह रहा है कि ब्लड गोज ओनली वंस। देखिए जो मछली होती है उसमें ब्लड क्या करता है, जो गिल्स होता है, देखिए जो मछली में, माफ कीजिएगा मैंने उस समय बोल दिया था कि दिल नहीं पाए जाते हैं, दिल पाए जाते हैं। जो मछली में जो हार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और गिल्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी में पंप कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही बोला गया है। डबल सर्कुलेशन के बारे में बोला गया है, तो वो अभी हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, इस स्लाइड्स के बाद। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट थिंग याद क्या रखना है, और ह्यूमन हार्ट के बारे में आप यहाँ पे जैसे सम इम्पोर्टेंट लाइन अबाउट ह्यूमन हार्ट, तो वही बताया गया इम्पोर्टेंट लाइन कि जो ह्यूमन हार्ट होते हैं, ह्यूमन हार्ट वो 4 चैम्बर के होते हैं। ह्यूमन का हो गया, ऑल्सो बर्ड्स, ऑल्सो एनिमल्स में जितने भी मैमल्स हो गए, मैमल्स यानी जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है, उनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो एम्फीबियंस वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। तो एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है। रेप्टाइल्स, छिपकली को देखें हैं, वो भी क्या है, छिपकली हो गया, सांप हो गया, सारे रेप्टाइल्स में आते हैं, जो रेंग के चलते हैं, रेंगने वाले जानवर। एम्फीबियंस जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेढक, इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है। और जो मछली होती है जो पानी में रहती है, उसका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। तो याद रखना, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स में मैमल्स हो गए जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है, उसके बाद बर्ड्स,
रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की बात हम करें तो ह्यूमन में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर का और फिश में 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डबल सर्कुलेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोसेस इन विच ब्लड सर्कुलेट 2 टाइम्स थ्रू द लंग्स एंड द हार्ट। इट हैज अकर्ड इन ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। ऑल एनिमल्स की बात में यहाँ पे किया जा रहा है मैमल्स में, ये जितने भी मैमल्स है उसमें और बर्ड्स में होते हैं। ऑल मैमल्स और बर्ड्स में होते हैं। याद रखिएगा कि जो डबल सर्कुलेशन है वो एम्फीबियंस में नहीं होगा, रेप्टाइल्स में नहीं होगा, फिश एक्वाटिक एनिमल्स में नहीं होगा, वो तो यह होगा 2 एनिमल्स में होगा, बर्ड्स में और मैमल्स में। ठीक है, मैमल्स में हम भी आ गए यार, ह्यूमन के पास भी मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। तो डबल सर्कुलेशन उसको कहते हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन 2 टाइम्स में हो, एक बार हार्ट से लंग्स में हो और एक बार हार्ट से पूरे बॉडी में हो। तो 2 बार सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेट्स 2 टाइम्स थ्रू द लंग्स एंड द। अब उस मैकेनिज्म को हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स में आ जाएंगे, लास्ट टॉपिक है। आप देखिए ह्यूमन है, हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन यूनिट में कि ह्यूमन के लंग्स में एल्वियोलाई स्ट्रक्चर पाया जाता है। एल्वियोलाई जो कि क्या करता है, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, और इसके नीचे लगे रहते हैं लंग्स में ब्लड कैपिलरी, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, इसके नीचे लगे होते हैं। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 ब्लड के अंदर आता है और CO2 ब्लड से बाहर चला जाता है और ब्रीथिंग थ्रू हम CO2 को अपने बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं और O2 क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। जो पल्मोनरी वैन है आपको पता है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके रहेगी, वो आर्ट्रियम में बढ़ेगा, आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ेगा। जब ये वेंट्रिकल में पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वॉल्व जो जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, दरवाजा का काम करता है, ये बंद होगा और यहाँ से ताकि फिर ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए इसलिए बंद हो जाता है। और फिर यहाँ से अयोटा क्या करेगा, इस ब्लड को पूरे बॉडी में आगे आर्टरी से कनेक्ट होते हुए पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। इस ब्लड में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन भी है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स, यानी सेल को जो भी चीज नीड है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, वो सारी चीजें इस माफ कीजिएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे और नीचे हमारा कौन इंतजार कर रहा है, नीचे हमारा इंतजार कर रहा है टिश्यू सेल्स। ठीक है, टिश्यू सेल्स। अब क्या होगा यहाँ पे भी गैसेस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा। याद रखिएगा जहां जहां ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है वहां वहां न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, वहां वहां गैसेस एक्सचेंज होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, O2 अंदर आ जाएगा। अब O2 अंदर आ जाएगा तो सेल में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रहा है। आपको पता है रेस्पिरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होता है और फर्मेंटेशन तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट में होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रहा है। तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड मिलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, यानी जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो CO2 में
ब्रेक डाउन होंगे, वाटर भी रिलीज होगा और एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगा। इस एनर्जी का यूज सेल वेरियस प्रकार के फंक्शन को करने में मद यूज करेगा, ठीक है। लेकिन जो ये CO2 इसमें प्रोड्यूस हुए हैं, ये तो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो इसमें CO2 प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस CO2 को फिर क्या करेगा, इस CO2 का भी एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि एक्सचेंज डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन जब कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये जाएगा, एक्सचेंज होगा यहाँ पे, और एक्सचेंज होने के बाद ब्लड कैपिलरी CO2 को कलेक्ट करेगा और आगे जाके ब्लड कैपिलरीज ये वैन से कनेक्ट है, और वैन आगे चल के वेना कैवा से कनेक्ट है। वेना कैवा पूरे बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उनको कलेक्ट करके हमारे राइट हार्ट के आर्ट्रियम में लेकर आएगा, फिर वेंट्रिकल में लेकर आएगा, फिर आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फिल होगा, और जैसे ही इसमें पूरा ब्लड फिल हो जाएगा ये रास्ता बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और वहां पे जाएगा। फिर वहां से CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है तो डिफ्यूजन के थ्रू फिर CO2 बाहर निकलेगा। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 निकल गया तो ये ब्लड न्यूट्रल हो गया, फिर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर वैसा ही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम इस धरती पे एलाइव करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे बॉडी में ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है और एक बार सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है डबल सर्कुलेशन। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा, इतना अच्छे से समझाया हूँ बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं तुम्हारा भैया ही हूँ, अनमोल भैया, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हम लोग एंड कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को हम पढ़ते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स में जो ये लाइफ प्रोसेस है ना उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली दो टाइप्स के टिश्यू के थ्रू होता है। उन दोनों टाइप्स ऑफ टिश्यू को हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। एक होता है हमारा फ्लोएम और एक होता है हमारा जाइलम। फ्लोएम किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, और जाइलम किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अगर कंफ्यूजन होता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि कौन किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ज से जल तो ज से जाइलम, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। जाइलम को हम एक डेड टिश्यू कहते हैं। आप बताइए, एनिमल्स में डेड टिश्यू हो सकता है? नहीं, लेकिन प्लांट में तो होते हैं ऐसा डेड टिश्यू। फिर भी प्लांट को हम लिविंग थिंग कहते हैं। हाँ बेटा, सबका ना स्ट्रक्चरल अलग अलग है। एनाटॉमी जब आप पढ़ोगे ना आगे चल के, मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, जब वो एनाटॉमी पढ़ेगा, बेसिकली प्लांट का तो एनाटॉमी हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है, और एनिमल्स का एनाटॉमी हमें MBBS के फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आपको इनके बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तब पता चलेगा कि कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसलिए एक चीज से हम इनके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को डिराइव नहीं कर सकते हैं, वी कांट डिराइव। तो जाइलम टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़े तो डेड टिश्यू होता है। क्यों डेड होता है अभी मैं बताता हूँ। इसमें 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फ्लोएम और जाइलम ट्रैकिड्स। तो ये जो तीनों होते हैं ना, ये कलेक्टिवली डेड होते हैं। बस इसमें लिविंग टिश्यू एक पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। लिविंग टिश्यू एक बस पैरेन्काइमा ही पाया जाता है। तो इसीलिए आप बताओ,
4 लोग हैं, 3 लोग मरे हुए हैं और उसमें एक बेचारा जिंदा है, तो पूछा जाएगा इस कुएं में बताओ, मतलब मान लो कुएं में ही है, तो बताओ इस कुएं में मतलब कलेक्टिवली कितने कौन से लोग हैं, मरे हुए कि जिंदा। अब जो व्यक्ति बोले कहेगा कि अब मैं ऐसे बोलूं कि 3 लोग जिंदा हैं, 3 लोग मरे हुए हैं, एक जिंदा है, तो ऐसे खराब लगेगा। वो सीधे बोलेगा कलेक्टिवली बोलूं तो सर इसमें मरे हुए ही लोग हैं, क्योंकि 3 मरे हुए हैं, एक ही तो जिंदा है। तो इसलिए कलेक्टिवली इसको हम डेड टिश्यू कहते हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए चैनल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। और ये सारे टिश्यू मिलके देखिए ये ऐसे जैसे चैनल बनाते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और तो देखिए जो कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल, यानी डाउनवर्ड से डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। प्रोवाइडेड एट द प्लांट एज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaves. In fact, evaporation of water molecules from the leaf of from the cell of a leaf create a section which pulls water from the xylem cells of roots. देखो पहला इसको हम समझते हैं, ये हमारे रूट्स हैं और रूट्स में हमारे छोटे छोटे रूट हेयर पाए जाते हैं जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो ये जो रूट्स क्या करता है, ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके साथ साथ मिनरल्स को भी और आयंस को भी एब्जॉर्ब करता है, जिसके बीच यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये जो वाटर हैं ये ऊपर की तरफ पुल डाउन होते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ पुल अप होते हैं। और जब ऊपर की तरफ ये वाटर घिसते हैं फिर भी इतना ज्यादा ये प्रेशर नहीं होता है कि इस वाटर को ये प्लांट के ये हायर लेवल पार्ट तक पहुंचा सके। इतना ज्यादा इस प्रेशर में उतना ताकत नहीं होता है, प्रेशर ज्यादा नहीं होता है कि जो भी ये जो वाटर को पुल कर रहा है इसको ये प्लांट के अपर लेवल के पार्ट तक पहुंचा सके। तो यही बात एनसीईआरटी कह रहा है। लेकिन आपको पता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन हम न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़े हैं, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सेल्स ऑफ स्टोमाटा फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में जो लिप्स होते हैं उसमें होते हैं जाइलम वेसल्स, उसमें क्या होते हैं जाइलम वेसल्स, लिप्स में जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू वाटर का लॉस होता है इवेपोरेशन के थ्रू। और उस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है वो ऐसा, उसमें भी देखिए उसमें एक ऐसा सेक्शन क्रिएट होता है कि जो कि उस वाटर को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए देख लीजिए ये वाटर इधर भी जा रहे हैं और इससे प्लांट के सभी पार्ट को पानी पहुंच जाता है, प्लांट के सभी पार्ट को पानी मिल जाता है। इसी बात का तो जिक्र किया गया है मेरे बच्चे, ठीक है। Thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water। और ये ट्रांसपिरेशन क्या किसमें मदद करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन में और वाटर के मूवमेंट में, अपवर्ड मूवमेंट, यानी जो प्लांट्स के अपर लेवल पे जो लिप्स है वहां तक भी अगर वाटर पहुंच पा रही है तो किसके मदद से पहुंच पा रही है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू पहुंच पा रही है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसी को हम
ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, लो वाटर का लॉस होना। दस ट्रांसपोर्टेशन हेल्प, ये सब हम पढ़ लिए हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। कह रहा है कि सुनो, जो रूट प्रेशर जो क्रिएट हुआ था यहाँ पे, आपको भी पता है कि जब रूट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ साथ मिनरल्स और सम आयंस भी एब्जॉर्ब होते हैं, जिसके कारण रूट प्रेशर क्रिएट होता है। रूट प्रेशर के कारण वाटर ऊपर की तरफ घिसते हुए चले आते हैं। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होता है ना, प्रेशर उसको ऊपर की तरफ घिसता है, लेकिन ये भी प्रेशर उतना सफिशियंट नहीं होता है कि ये प्लांट के अपर लेवल तक पहुंचा सके वाटर को। तो इसके लिए जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो सक्शन क्रिएट होता है वो इसको अपनी तरफ खींचता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। नाइट के समय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पूल्स become the major driving force in the movement of water in the xylem। कह रहा है कि रात में रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट है। रूट प्रेशर का इफेक्ट रात में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन में जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वाटर स्टोमाटा के थ्रू, जो वाटर का लॉस हो रहा है, उससे जो सक्शन क्रिएट हो रहा है, वही सक्षम है अकेला वाटर को अपनी तरफ पुल करने के लिए जाइलम टिश्यू में। ठीक है, तो इसी बात को कहा गया है। तो ऐसी होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। रूट प्रेशर क्रिएट होता है, वो रूट प्रेशर उसको पुल डाउन करता है। आगे चल के ट्रांसपिरेशन भी इसमें हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो सेक्शन क्रिएट होते हैं वो लिप्स में वो क्या करते हैं, प्लांट को वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लोएम टिश्यू के बारे में। फ्लोएम टिश्यू को हम लिविंग टिश्यू कहते हैं। ये फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कैंपियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स। तो इसको लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बस इसमें डेड कौन होता है, यही, बाकी ये सारे लिविंग सेल होते हैं। सीव ट्यूब इस प्रकार का ट्यूब होता है, ठीक है, लेकिन ये फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन ये फूड कंडक्शन में हेल्प तो करता है, लेकिन इसके पास ना ब्रेन नहीं होता है। इसको पता ही नहीं है कि फूड को किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना है, इसको पता ही नहीं है। तो इसके साथ जुड़ा रहता है इसका साथी, जो कि इसको ब्रेन प्रोवाइड कराता है, कैंपियन सेल। सही, ये इसको डायरेक्ट करता है कि हाँ भाई, क्योंकि फूड का जो डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि खाना कहाँ बनते हैं, लिप्स में बनते हैं। तो लिप्स से होते हुए अपर पार्ट में भी जाना है, और रूट को भी खाना चाहिए तो नीचे भी खाना पहुंचाना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोई प्रोवाइड करने के लिए चाहिए ना। सीव ट्यूब को तो बस वो एक चैनल बना के खड़ा है, उसको तो पता ही नहीं है कि फूड को किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना है, किस डायरेक्शन में प्लांट को ज्यादा फूड की जरूरत है। तो उसके लिए इसके साथ ही जिसके साथ खड़ा रहता है उसका नाम है कैंपियन सेल। ये इसको ब्रेन प्रोवाइड कराता है, ब्रेन प्रोवाइड कराता है। विदाउट कैंपियन सेल सीव ट्यूब वर्क कर ही नहीं सकता है। अब इसका भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। हमने ट्रांसपोर्ट की ऑफ वाटर और मिनरल्स का जिक्र कर लिया था प्लांट में। Now let us consider how the product of metabolic wastage, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed। अब कह रहा है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो पार्टिकुलरली जो फोटोसिंथेसिस में मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बने हैं उनका मूव लीव्स से कैसे प्लांट के अदर पार्ट्स में होता है। This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation। और इस soluble product फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली ग्लूकोज बनता है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं न्यूट्रिशन चैप्टर में
कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर अर्बन फूड बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि नहीं बच्चों। तो यही कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के हर एक पार्ट में वेसिकुलर टिश्यू के थ्रू जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंपल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है। बिसाइड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सबस्टेंस। फोटोसिंथेसिस में फॉर्म्ड हुए प्रोडक्ट के अलावा जो फ्लोएम है वो प्लांट को एमिनो एसिड्स और अदर सबस्टेंस भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सबस्टेंस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गेन ऑफ फ्रूट्स। ये कहाँ तक डिलीवर होते हैं, स्टोरेज ऑर्गेन। जैसे हम पोटैटो खाते हैं, पोटैटो तो स्टीम हो गया, स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो रूट हो गया ना, तो उसमें जो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं वो इसी के चलते भरे होते हैं, क्योंकि फ्लोएम क्या कर रहा है, एमिनो एसिड और सबस्टेंस को कहाँ पहुंचा रहा है, प्लांट के स्टोरेज ऑर्गेन जिसको हम रूट कहते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गेन। फ्रूट में हो गया, सीड्स में हो गया और उसके ग्रोइंग ऑर्गेन्स में। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द अदर सबस्टेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कैंपियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो सीव ट्यूब है ये चैनल बनाता है और इसके साथ जुड़ा होता है कैंपियन सेल जो कि सीव ट्यूब को डायरेक्ट करता है कि भाई इस डायरेक्शन में इस सबस्टेंस, इस एमिनो एसिड, इस फोटोसिंथेसिस में बने हुए प्रोडक्ट को इस डायरेक्शन में पहुंचाना है, इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना है। तो दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों हैं भाई भाई। ठीक है सर, आजकल तो भाई भाई का साथ नहीं देता है यार, ये सही बात है, आज कलयुग चल रहा है तो बट भाई भाई देते हैं साथ। जैसे रामायण में सिखाया जाता है कि भगवान के जो तीनों भाइयों थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, कितना साथ दिए थे भगवान का। छोड़िए वो टॉपिक्स से, हम यहाँ पे आते हैं। तो कैंपियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मैंने बोला था कि फ्लोएम में जो फूड का डायरेक्शन होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन होता है वो दोनों डायरेक्शन में भी होता है, अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी, बाई डायरेक्शनल होता है। याद रखिएगा क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल। ठीक है। और अनलाइक ट्रांसपोर्टिंग जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस एंड द ट्रांसलोकेशन इज फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। कह रहे कि जाइलम की जैसा नहीं है ये, अनलाइक ट्रांसपोर्टिंग जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। कह रहे कि ये जाइलम के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रांसलोकेशन है ऑफ इन फ्लोएम वो अचीव होता है बाय यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस होता है, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, तो इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसमें एनर्जी की यूटिलाइजिंग के कारण ये होता है, ना कि जाइलम में जैसे फिजिकल फोर्सेस के थ्रू होता है। नहीं, ये एनर्जी की यूटिलाइजिंग के थ्रू होता है। तो होपफुली बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराता है डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड। फूड कहाँ पे बनते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है लिप्स में, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट बनते हैं और फिर उसको ये कहाँ पर पहुंचाता है, उसको ये पहुंचाता है दोनों डायरेक्शन में।